इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ते हुए हम लोग एक और आज नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। ओके, ये टॉपिक हमारा आज का होने वाला है। टॉपिक का नाम है हर्षवर्धन एंड द हर्षचरिता। इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपको इसमें जानकारी मिलेगा हर्षवर्धन के बारे में। आखिर ये जानने को मिलेगा कि आखिर हर्षवर्धन कौन थे और ये आज से कितने समय पहले हुआ करते थे, मतलब कि ये आज से कितने समय पहले राजा हुआ करते थे, वही हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। तो शुरू किया जाए। चल, पिछले जो भी हम लोगों ने पढ़ा क्या उसमें कोई डाउट आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। इस टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को भी आगे लेके चलते हैं और यहीं से हमारा ये क्लास आज का शुरुआत होता है। सबसे पहला टॉपिक है इसमें, हर्षवर्धन रूल्ड अबाउट 1400 ईयर्स अगो। हर्षवर्धन आज से 1400 साल पहले ही रूल करते थे, मतलब कि उस समय का ही ये राजा था। समझ में आ रही है बात? तो यदि आपसे कोई पूछे कि बताओ हर्षवर्धन आज से कितने समय पहले राजा हुआ करते थे, तो आज से 1400 साल पहले ये राजा हुआ करते थे और ये एक जगह पर, मतलब इनका जो भी साम्राज्य था वहाँ पे ये रूल करते थे और वहाँ का ये राजा थे। ध्यान रखा ये बात। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपको ये पता चला कि हर्षवर्धन आज से 1400 साल पहले हुआ करते थे और उस समय पे वो राजा थे। ठीक है, आगे। वना भट्ट द पोएट ऑफ हर्षवर्धन कोट। वना भट्ट यहाँ पे एक आदमी का नाम है, वना भट्ट। ओके, यहाँ पे एक इंसान का नाम है जो कि एक पोएट थे। पोएट मतलब जो कविता लिखते हैं। और ये पोएट कहाँ पे थे? हर्षवर्धन के दरबार में। मतलब हर्षवर्धन का जब दरबार लगता था, उस दरबार में उनके बहुत सारे मंत्री ये सब तो बैठते ही थे, एक हमारे बहुत बड़े पोएट भी बैठते थे। पोएट का नाम क्या था? वना भट्ट। याद रहेगा ये चीज़। तो कहने का मतलब यहाँ पे साफ ये है कि हर्षवर्धन का जब दरबार लगता था, मतलब जब ये किसी प्रकार का फैसला सुनाते थे, किसी प्रकार का डिसीजन लेते थे, तो वहाँ पे इनके बहुत सारे मंत्री तो होते ही थे, साथ ही साथ एक यहाँ पे बहुत बड़े पोएट भी हुआ करते थे उनके दरबार में। उनका नाम था वना भट्ट। रोड द बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन इन संस्कृत द हर्षचरिता। तो ये जो वना भट्ट थे, जो कि एक कवि थे, मतलब जो एक पोएट थे हर्षवर्धन के दरबार में, इन्होंने हर्षवर्धन का बायोग्राफी लिखा था। बायोग्राफी का मतलब क्या होता है? मतलब हर्षवर्धन का बायोग्राफी लिखा, इसका मतलब है कि उन्होंने पूरा किताब लिखा जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन कैसा था, उनका जन्म कब हुआ, उनका रूल करने का क्या तरीका था, किस तरीके से वो सिंहासन चलाता था, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो ध्यान रहे, हर्षवर्धन के दरबार में एक बहुत बड़े पोएट थे, यानी कि कवि थे, जो कविता लिखने का काम करते थे। उन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर एक किताब लिखा था, यानी कि बायोग्राफी लिखा था। उस बायोग्राफी का नाम क्या पड़ा है? द हर्षचरिता। तो टॉपिक के ऊपर अब आइए, आपका क्या था टॉपिक का नाम? हर्षवर्धन एंड हर्षचरिता। तो हर्षवर्धन एक आदमी का नाम है जो कि राजा हुआ करते थे आज से 1400 साल पहले। और हर्षचरिता क्या है? एक किताब है जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है। और लिखा किसने है? वना भट्ट ने लिखा है, जो कि एक पोएट थे, मतलब एक कवि थे। अच्छा, ये जो है वो किस भाषा में लिखा गया है बताओ? संस्कृत में लिखा गया है, क्योंकि उस समय पर संस्कृत बहुत ज़्यादा फेमस था। ठीक है, आगे। बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन गिव्स अस द जीनियोलॉजीज ऑफ हर्षा एंड एंड्स विथ बिकमिंग हिज किंग। मतलब जब आप हर्षचरिता को पढ़ेंगे, मतलब वो किताब जिसमें हर्षवर्धन के बारे में लिखा हुआ है, तो उसमें आपको हर्षवर्धन के पूरे फैमिली के बारे में भी पता चलेगा कि इनके पिता का नाम क्या था, उनके पिता के पिता का नाम क्या था, इनके दादा का नाम, सब कुछ इसमें आपको पता चल जाएगा। मतलब इसमें भी यदि आप हर्षचरिता को पढ़ेंगे तो जीनियोलॉजी के बारे में आप यहाँ पे जान पाएंगे। जीनियोलॉजी मतलब पूरा पूर्वज वगैरह के बारे में आप जान पाएंगे कि हर्षवर्धन का बेटा कौन था, इनका पत्नी का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था, इनके दादा का नाम क्या था, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे। ज़ुआन ज़ांग स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षाज कोर्ट। यहाँ पे ना एक चाइनीज आदमी है जिनका नाम है ज़ुआन ज़ांग। ज़ुआन ज़ांग इनका नाम है, चाइना के थे ये। इंडिया उस समय पर आए थे एज अ टूरिस्ट, मतलब घूमने के लिए। ठीक है, इन्होंने भी बहुत अच्छा खासा समय बिताया है हर्षवर्धन के दरबार में। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब चाइना का एक आदमी का यहाँ पे नाम हो रहा है जिनका नाम था ज़ुआन ज़ांग।
इन्होंने मतलब ये जब भारत घूमने के लिए आए थे तो इन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में काफ़ी लंबे समय बिताया था और ये देखते थे कि आखिर यहाँ पे फैसला वगैरह कैसे सुनाया जाता है, यहाँ पे राजा किस तरीके से रूल करता है, सब कुछ ये देखते थे। नहीं, मिनिस्टर नहीं थे, बस घूमने के लिए आए थे इंडिया, तो इन्होंने हर्षवर्धन के दरबार में कुछ समय बिताया था। हाँ, रहने का जगह हर्षवर्धन के दरबार में इनको मिला था। आगे हर्षा, हर्षा मतलब वही हर्षवर्धन के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट में बस बोला गया हर्षा। हर्षा was not the eldest son of his father, but he became the king of थानेसर after both his father and elder brother died। मतलब हर्षवर्धन अपने मतलब भाइयों में ये छोटे थे। ध्यान रखेगा यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि हर्षवर्धन बड़ा बेटा नहीं था, ये सबसे छोटा बेटा था। इन्होंने थानेसर पे रूल किया था और इस थानेसर पे पहले किसका रूल था, इसके पिताजी का। पिताजी के बाद किसका रूल हुआ, इसके बड़े भाई का, हर्षवर्धन के बड़े भाई का। उसके बाद किसका रूल हुआ, फिर जाकर हर्षवर्धन का रूल हुआ था। तो यहाँ पे पॉइंट समझने वाली बात, एक बार फिर से उसको ध्यान में रखेंगे आप लोग कि हर्षवर्धन जो थे ये बड़ा बेटा नहीं था, ये छोटा बेटा था, ठीक है। और इनके पिता लोग कहाँ पे रूल करते थे, थानेसर पर रूल करते, जगह का नाम है थानेसर। तो पहले थानेसर पे रूल किया किसने, हर्षवर्धन के पिता ने। फिर थानेसर पर किसने रूल किया, हर्षवर्धन के बड़े भाई ने। और वे दोनों जब मर गए, मतलब इनका भाई और इनका पिता जब दोनों मर गया, तब जाकर थानेसर पर रूल किसने किया, हर्षवर्धन ने किया, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिज ब्रदर इन लॉ वॉज द रूलर ऑफ कनौज एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल। इसका जो साला मतलब इनका जो ब्रदर इन लॉ था, ब्रदर इन लॉ का मतलब जल्दी बताओ। हाँ हाँ अपने पत्नी के भाई, हाँ, साला जिसको हम लोग कहते हैं आम भाषा में, मतलब ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है साला, और साला का सिंपल सा मतलब है पत्नी का भाई, है ना। इसी को कहते हैं ना हम लोग साला। मतलब ब्रदर इन लॉ जो इसका था, मतलब इनका जो साला था ये राजा था, कहाँ का, कन्नौज का। लेकिन इसके साला को मार दिया गया था, किसके द्वारा, बंगाल के राजा के द्वारा। ध्यान रखा ये बात। मतलब हर्षवर्धन का जो साला था वो कन्नौज का राजा था, लेकिन कन्नौज के राजा होने के बावजूद इनको बंगाल के राजा ने जान से मार दिया था। और उस समय पर होता रहता था ये सब चीज़, है ना। उसके जगह को कब्जे में लेने के लिए ये उसको मार दिया, वो इसको मार दिया, इस तरीके का पहले होता रहता था। आगे, हर्षा टूक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज एंड देन लीड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल। तो इन्होंने बदला लेना चाहा। अच्छा, अब जरा एक बात बताइए हमको, इसका जो हर्षवर्धन का जो साला था वो तो कन्नौज का राजा था, उसको जान से मार दिया किसने, बंगाल के राजा ने। तो बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने क्या किया, अपने आर्मी से बंगाल पे हमला कर दिया। समझ में आ रही है बात, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। मतलब जब इनके साला को मारा गया तो इनका खून खौल गया पूरा, कि मेरे साला को कैसे मार सकता है कोई, है ना। तो इन्होंने बंगाल के राजा से बदला लेने के लिए अपने आर्मी को पूरा वहाँ पे लेके चले गए बंगाल में लड़ने के लिए, कि तुमने हमारे साला को मारा है, हम तुमको मारेंगे, ठीक है। तो ये हर्षवर्धन अपने सारे आर्मी को लेकर कहाँ चला गया, बंगाल चला गया, उसको वहाँ पे मारने के लिए, मतलब उनको हरा देने के लिए। ही कंक्यूर्ड बोथ मगध एंड बंगाल। और इतना पावरफुल राजा था हर्षवर्धन कि इन्होंने मगध और बंगाल दोनों को अपने कब्जे में ले लिया। मगध का मतलब उस समय पे क्या था बताओ जल्दी, बिहार था। तो इन्होंने, हर्षवर्धन ने बंगाल के राजा को तो मार ही दिया, बंगाल को अपने कब्जे में लिया ही, साथ साथ मगध को भी अपने कब्जे में ले लिया था। कोई डाउट इसमें, ध्यान रहा। तो क्या बताइए, इन्होंने अपने साला का बदला लिया कि नहीं लिया, बिल्कुल लिया, ठीक है। आगे, he tried to cross the Narmada to march into the Deccan but was stopped by a ruler belonging to the Chalukya dynasty, पुलकेशिन II, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इन्होंने सोचा कि थोड़ा और आगे बढ़ के थोड़ा और अलग अलग जगहों पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन इनको आगे बढ़ने से रोक दिया गया। कहने का मतलब है कि इनका एक बहुत ही बड़े राजा से सामना हुआ, और वो राजा कौन था, चालुक्य डायनेस्टी का था, जिनका नाम था पुलकेशिन II। और ये जो पुलकेशिन II हैं, ये एक्चुअली में कौन थे, इनके बारे में हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो इसको अभी फ़िलहाल आप इतना याद रखिए कि हर्षवर्धन बहुत पावरफुल राजा था। ये चाहते थे नर्मदा नदी को टप के
उसके आगे वाले हिस्से को भी अपने कब्जे में किया जाए, मतलब कि थोड़ा बहुत साउथ इंडिया की ओर भी जाके कब्जा किया जाए, लेकिन इनको वहां पे रोक दिया गया एक दूसरे राजा के द्वारा कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और उस राजा का नाम था पुलकेशिन II, और ये कहाँ से बिलोंग करते थे? चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो क्या वो उसके बाद फिर हमारा हाँ, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारा दूसरा टॉपिक द पल्लव्स, चालुक्याज एंड पुलकेशिन प्रशस्ति। इसमें आपको पता चलेगा डिटेल में कि आखिर ये पुलकेशिन II कौन थे और ये किस प्रकार का विचार रखते थे, ये सब आपको इस वाले टॉपिक में पता चलेगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको इतना ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन जब नर्मदा को टप के आगे बढ़ के अलग अलग जगहों पर कब्जा करना चाहते थे, तो उनको वहां पे एक बहुत ही और दूसरे महान राजा के द्वारा रोक दिया गया, जिनका नाम था पुलकेशिन II, और ये बिलोंग करते थे चालुक्य डायनेस्टी से। इतना ध्यान रहेगा आप लोगों को। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में, इनके अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।